अरे सुनिए, अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, वकील, जज ये सब बनाने का सपना छोड़ दीजिए। बनाना ही नहीं है, एकदम फालतू की चीज़ है। बनाना है तो इसकी टोपी उसके सर करने वाला व्यापारी बनाइए, जो व्यापार के नाम पर बैंक से फ्रॉड कर सके, ढेर सारा पैसा लेके गबन कर सके। अब आप कहेंगे कि अंबुज कुमार हमारे बच्चों को चोर उचक्का बनाना चाहते हैं, उन्हें क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। अरे भाई, क्या आपको पता नहीं है, मैं हवाई बात नहीं करता। आखिर क्रिमिनल होता कौन है? वही ना जिस पर अदालत का ठप्पा लग जाए कि फलाना व्यक्ति क्रिमिनल है, अपराधी है। लेकिन यदि अदालतें कह दे कि तुम क्रिमिनल नहीं हो जी, तब काहे का अपराधी? जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। अमृत काल में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत तगड़ा जुगाड़ निकाला है। आप किसी का 300 चुरा लीजिए, मामला जाएगा अदालत में, अदालत कहेगी कि 1 रुपया वापस कर दो, सारी गलती माफ, आपका चरित्र साफ हो गया ना, 2/3 का खड़े खड़े लाभ। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, मगर ये हुआ है, इसी देश में हुआ है, इसी देश की टॉप कोर्ट ने किया है। हालांकि मामला 300 रुपये का नहीं है, बल्कि इतने करोड़ का है, इतने करोड़ का है कि आप सुनना लिखते लिखते थक जाएंगे और लिख नहीं पाएंगे, मिला नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैंडरसा ब्रदर्स की। सुप्रीम कोर्ट ने अमृतकाल में एकदम विश्वगुरु टाइप फैसला किया है। हमने सोचा कि क्यों ना आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि एक साथ 4 सेठों का मामला देखें और पोस्टमार्टम करें कि किस तरीके से भारत की अदालतें सेठों की अदालतें बनती जा रही हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि न्यायपालिका किसके लिए, आप कहेंगे हमारे लिए। किसके खर्चे से, आप कहेंगे हमारे खर्चे से। लेकिन हकीकत में कहानी कुछ और है। खर्चा आपका है मगर काम किसी और का होता हुआ दिख रहा है। तो आइए सैंडरसा ब्रदर्स से लेकर अंबानी, अडानी और छोटे अंबानी सबके मामले को धुआंधार तरीके से देखते हैं और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत की अदालतें अब खुलेआम सेठों की अदालतें बनती जा रही हैं। कुछ साल पहले तक थोड़ी बहुत शर्म हया बची थी, छुप छुप के चीज़ें होती थी, लेकिन अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बात भी करेंगे और उसके पहले वाले जो हाल ही में रिटायर हुए हैं गवई साहब, उनके कारनामों को भी देखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिएगा टन से। लाइक और शेयर करना, कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, ये जरूर किया करिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। जिन मुद्दों को गोदी मीडिया घोंट जाता है, हम वही ढूंढ के लाते हैं। इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। अब सबसे पहले सैंडरसा ब्रदर्स वाली कहानी देखिए। खोपड़िया भन्ना न जाए तो कहिएगा। ये कांड सुनने के बाद आपका भी मन करेगा कि बच्चों को यही सब जुगाड़ सिखा दिया जाए क्या। पढ़ लिख के भी नौकरी तो मिलनी नहीं है, और मिल भी जाए तो नौकरे न रहेंगे। तो मसला ये है कि 2 भाई हैं, नितिन और चेतन सैंडरसा। स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी से जुड़े हुए हैं ये लोग। बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्जा लिया गया। आरोप लगा कि कर्जा तो ले लिया लेकिन फंड के साथ धोखाधड़ी किया, यानी डायवर्जन किया, यानी कर्जा लिया किसी और काम के लिए, लगा दिया कहीं और, यानी जिस काम के लिए लिया वहां नहीं लगाया। अब आप समझिए कि घर बनवाने के लिए आपने लोन लिया और उससे गाड़ी खरीद के घूमने लगे। हालांकि आप लोग ये काम करिएगा नहीं, वरना 5-10 हज़ार के मामले में भी जेल चले जाइएगा। ये खेल खाली बड़े बड़े सेठों के लिए है जी। फिलहाल कहानी सुनिए। साल 2017 के पास ये मामला बड़ा हुआ। सीबीआई से लेकर ईडी तक तमाम एजेंसियां इसमें लगी। FIR हुई, चार्जशीट हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ, फरार आर्थिक अपराधी वाली कार्रवाई भी हुई। पता चला कि आरोप लगने के बाद ये लोग भारत से फरार हो गए, बाहर चले गए और लंबे समय तक फरार रहे। मगर 2025 में कहानी पूरी तरह से पलट गई। जानते हैं कहानी कैसे पलटी है? 1 टाइम सेटलमेंट यानी फुल एंड फाइनल वाला खेल चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर ये लोग 5100 करोड़ रुपया जमा कर दें तो सीबीआई, ईडी, ब्लैक मनी, इनकम टैक्स यानी जितने भी तरह के मामले चल रहे हैं सब इकट्ठे रद्द कर दिए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि 5100 करोड़ यानी 51 अरब रुपया इन लोगों ने वापस कर दिया, अब क्या चाहिए? अदालत ने तो ताली बजाने वाला काम किया है, बजाओ ताली। लेकिन ज़रा ठहरिए, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इन लोगों ने जो रकम वापस किया है ना, लगभग उसका 3 गुना बकाया था, यानी देना था 300 और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 100 रुपया दे दो और तुम्हारे खिलाफ जितने भी मामले हैं सब खत्म। और अब देखिए, दिल्ली की अदालत ने इन लोगों के खिलाफ सभी मामले रद्द करवा दिए, सभी मामले खारिज हो गए, यानी बकाया राशि का 1/3 जमा करने के बाद 7 खून माफ हो गए। अब समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई कर रहे थे और इन लोगों ने ढेर सारे मामलों को सीबीआई से लेकर ईडी और अन्य चीजों को एक साथ खत्म करने का जुगाड़ निकाल दिया। तो सवाल यह है कि ये जो पैसा चेतन जयंती लाल सैंडरसा और नितिन सैंडरसा ने देश के बैंकों से लिया था वो किसका है?
बैंकों में किसका पैसा होता है? देश की आम जनता का। अब सवाल यह है कि जनता के पैसे को इस तरह से लुटाने का अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट के इन मिलार्डों के पास है? क्या आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विनय बिश्नोई ने किस मुंह से 1/3 पैसे वापस लेकर 2/3 पैसे देश की जनता का लुटवा दिया और बैंकों को लूटने वालों के खिलाफ सारे मामले रद्द कर दिए? वो साफ पाक हो गए वो सारे लोग। सवाल यह है कि क्या यह पैसा जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विनय बिश्नोई के पिताजी ने बैंकों में जमा किया था? नहीं, यह आम जनता का पैसा है। मुझे मालूम है ये भाषा जरा सा अजीब है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, इतना खतरनाक कांड हो रहा है, भाषा गड़बड़ाएगी। आखिर सवाल न पूछें तो क्यों न पूछें, ये पैसा किसका है जो इन लोगों ने 2 लोगों ने बैठ के फैसला कर लिया कि 1/3 जमा कर दो, बाकी तुम रामराज में घूमो, कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारे सारे खून माफ हो जाएंगे। और केवल हम ही नहीं पूछ रहे बल्कि देश के तमाम जानकार वकील सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कल को इसी हिसाब से और भी जो आर्थिक भगोड़े हैं सब कहेंगे कि फलाना ने 1/3 जमा करके अपना दामन धुलवा लिया, तो चलो हम भी दे देते हैं 1/3, हमारा दामन भी साफ करो सुप्रीम कोर्ट। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़े से पैसे लेकर आपराधिक मामलों को रद्द करना इस प्रचलन को बढ़ा सकता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश इस मामले के विशेष तथ्यों तक सीमित है, मगर फिर भी तमाम वकीलों का मानना है कि अब इसी बहाने का प्रयोग विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे अन्य लोग भी अपने बचाव में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रावत शंकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मुश्त समझौते की अनुमति दे दी, जिससे आरोपी भगोड़े आर्थिक अपराधियों को आपराधिक अभियोजन और नागरिक देनदारियों दोनों से बरी किया जा सकता है। अब जरा सोचिए कि क्या यह किसी भी रूप में न्याय नजर आता है? कोई चोर आपके घर में सेंधमारी करके 3 लाख चुरा ले जाए, फिर पुलिस या अदालत कह दे कि चल भैया 1 लाख वापस कर दे, अब तुमको चोर नहीं, अब तुमको हरिश्चंद्र का पोता कहा जाएगा। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि इस मामले में सत्ता का यानी सरकारी वकील का यानी सरकारी सिस्टम का यानी गुजराती जोड़ी का भी भरपूर सहयोग नजर आता है। ये तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सत्ता ने भी चुपचाप गुपचुप तरीके से सब कुछ स्वीकार लिया, यानी सेठ, सुप्रीम कोर्ट और सत्ता का गजब का कॉकटेल नजर आ रहा है। वैसे कॉकटेल सिर्फ इसमें ही नहीं है, सेठों के ऐसे तमाम मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो गजब गजब की कहानी लेकर आते हैं। अभी हाल ही में वनतारा वाला केस हमने देखा था, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का मामला था। जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जांच की चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दिया तो लोग चौंक गए, अरे ये क्या हो गया, लगता है सुप्रीम कोर्ट सेठ को लपेटेगा। मगर किसे मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा जुगाड़ निकालने जा रहा है कि भविष्य में भी कोई सेठ को लपेट नहीं पाएगा। और ये जुगाड़ कितनी स्पीड से निकाला गया ये भी आपने देखा, हमने पिछले कई वीडियोस में दिखाया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था 14 अगस्त को। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित किया फैक्ट फाइंडिंग के लिए। 12 सितंबर तक रिपोर्ट देनी थी, सील्ड कवर में रिपोर्ट आ गई और फिर 16 सितंबर को केस क्लोज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए सेठ के बेटे को सुरक्षा दे दी। उस सील बंद लिफाफे में क्या था किसी को नहीं पता, और रिकॉर्ड टाइम में इतिहास बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री लिख दिया। इस मामले में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना वराले सुनवाई कर रहे थे। अब आप लोग इन्हीं दोनों मिलार्डों के और तमाम केस खंगालिए और पता लगाइए कि कितने मामलों में इन्होंने 20-21 दिन के भीतर सब कुछ सेटल कर दिया, सब कुछ पूरी सुनवाई खत्म हो गई, फैसला आ गया। कितने मामलों में ऐसा हुआ है? और आप इन्हीं का नहीं पूरे देश का मामला उठाकर देख लीजिए, शायद इस स्पीड में किसी मामले में फैसला हुआ हो, वो भी एसआईटी बनी हो, एसआईटी की रिपोर्ट आई हो, रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया हो। अब आइए वर्तमान सत्ता के और प्रधानमंत्री के सबसे परम मित्र, सबसे दुलारे सेठ के केस को याद करिए। जी हाँ, सेठ अडानी की बात कर रहा हूँ। अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर कितने गंभीर आरोप लगाए। स्टॉक में हेरफेर से लेकर ऑफशोर और सेल नेटवर्क का आरोप लगाया, यानी फर्जी कंपनियों के माध्यम से खेल करने का आरोप, अकाउंटिंग में डिस्क्लोजर में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया। और आप तो जानते हैं अमृतकाल में जैसे ही कोई बड़ी बात आती है तो खुद सत्ताधारी लोग कहने लगते हैं कि अदालत चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, दरवाजा खुला है, बंद थोड़ी ना है। शायद उन्हें मालूम है कि वहां जाने के बाद क्या होगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि एक तो एसआईटी बना दीजिए जांच के लिए, चाहे सीबीआई जांच करवा दीजिए साहब मामले की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। कहा कि न तो एसआईटी बनाएंगे न सीबीआई जांच कराएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेबी नाम की संस्था है ना, वही जांच कर लेगी, वो काबिल है करने के लिए, इतना बहुत है। और उसी दौरान सेबी की मुखिया माधवीपुरी बुच को लेकर जो खुलासे हुए वो आपको याद तो होंगे ही। उस वक्त इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा कर रहे थे। इनकी पीठ ने एसआईटी बनाने से मना कर दिया। बाकी चंद्रचूड़ साहब का पूरा कार्यकाल तो आपको याद ही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स और हिंडनबर्ग के तमाम सबूतों और दावों को, ओसीसीआरपी के रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं रद्दी का ढेर बता दिया, किनारे कर दिया और सेबी के भरोसे जांच छोड़ दी। वही सेबी जिसकी मुखिया खुद ही कथित रूप से सेठ के लाभ में हिस्सेदार थी,
सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सेबी के नियमों में हम दखल नहीं देंगे। बाद में एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, लेकिन सेबी से कह दिया गया कि आप भी जांच जारी रखिए, हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट से मांग किया गया कि सेबी ने जो जांच किया है उस रिपोर्ट को पब्लिक करवाइए, जांच पूरी करने को कहिए। इससे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। यानी जिस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, सेठ की तिजोरी को भी हल्का कर दिया, उस रिपोर्ट का कोई अर्थ नहीं था सुप्रीम कोर्ट की नजर में। तो कुल जमा इतिहास यही निकला। और फिर देखिए, सेठ दिन दुनी रात चौगुनी गति से फल फूल रहे हैं, तमाम सारी चीजें उनके कब्जे में जाती जा रही हैं। वैसे अपने स्क्रीन पर एक मामला ये भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, जिन्होंने अब वकालत छोड़ दिया है, इन्होंने एक पत्र लिखा था अगस्त 2019 में, और इस पत्र में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अडानी ग्रुप से संबंधित जो मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, कम से कम 2 मामले चल रहे थे, उचित अदालती प्रक्रिया का पालन किए बिना ही सूचीबद्ध किए गए। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे अपने पत्र में वकील ने कहा था, यानी दुष्यंत दवे जी ने कहा था कि मौजूदा और पूर्व स्थापित नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अहमदाबाद स्थित कारपोरेट घराने को अनुकूल निर्णयों से हजारों करोड़ का लाभ हो सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट लीक छोड़कर, यानी जो सिस्टम बना हुआ है, जो तरीका है, उसको छोड़कर सेठ के लिए काम करता हुआ दिखा था। और सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बाकायदा पत्र लिखकर चीफ जस्टिस से कहा था कि इन चीजों को देखिए, ये सब क्या चल रहा है। लेकिन आप तो जानते हैं कि अमृत काल में सेठ का कुछ नहीं होने वाला है, चाहे जितने बड़े आरोप लग जाएं, चाहे जितना बड़ा खुलासा हो जाए। और अब देखिए, हाल ही में खबर आई है कि बैंकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, किस पर? अनिल अंबानी पर, और इनके बैंक खातों को फ्रॉड के रूप में चिन्हित करने का एक मसला सामने आया। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को राहत दे दी है, अंतरिम राहत। ये भी ताजी खबर है। अगर इनके बैंक खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता तो कई सारी समस्याएं आती इन्हें, बैंक लोन वगैरह लेने में दिक्कत होती, ब्लैकलिस्ट होना पड़ता, क्रेडिट खराब हो जाती, आपराधिक FIR भी हो सकता था, इज्जत का फालूदा बन जाता। मगर सवाल यह है कि अमृत काल में सेठों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है जी? कहा जाता है कि अनिल अंबानी ही हैं जिन्होंने पहली बार, जब किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, तब पहली बार किसी कार्यक्रम में अनिल अंबानी ने विश्वगुरु को प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल बताया था। यानी किसी न किसी रूप में उनका नाम PM के लिए सुझाया था। बाकी हम दोनों में कोई संबंध नहीं जोड़ रहे हैं, आप भी मत जोड़िएगा, क्योंकि अमृत काल है। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि हाल ही में एक लोअर कोर्ट के जज के मामले पर सुनवाई करते हुए वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जज लोग छक्का लगाने लगते हैं, ये प्रथा ठीक नहीं है, चलन बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि लोअर कोर्ट के जज के लिए तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात कह दिया, लेकिन क्या अपने पुराने साथी और पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई के लिए भी यही बात दोहराएंगे? क्योंकि रिटायरमेंट से 2-4 दिन पहले ही पूर्व चीफ जस्टिस गवई ने अरावली वाला फैसला दिया, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया, और सरकार ने अब छोटा सा U-टर्न लिया है। हालांकि इस सत्ता पर इस मामले में भरोसा मत करिएगा, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े सेठों को तिजोरी भरने का मौका सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, ये आरोप लग रहा है। आप भी जानते हैं कि पहाड़ों का खनन कौन करेगा? आम आदमी तो कर नहीं सकता। अरे एक खनन के मामले में जहां अधिकारियों को दबा दिया जाता है मिट्टी के ढेर में, वहां आम आदमी की औकात क्या है? अब सवाल यह है कि जाते जाते क्या हुजूर ने छक्का नहीं लगाया? और यदि लगाया तो क्या वर्तमान चीफ जस्टिस पिछले चीफ जस्टिस के बारे में वही लाइन दोहरा सकते हैं कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जज लोग छक्का लगाने लगते हैं? ये ठीक नहीं है। एक और मामला देखिए, जुलाई 2025 में ही इन्होंने फैसला दिया महाराष्ट्र के संबंध में। गवई साहब ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और अडानी सीमेंटेशन लिमिटेड को महाराष्ट्र के रायगढ़ में अंबा नदी के किनारे अपने प्रोजेक्ट के लिए 158 मैंग्रोव पेड़ काटने की अनुमति दे दी। एक NGO बॉम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एक प्राइवेट कंपनी के व्यवसायिक लाभ के लिए पर्यावरण अहमियत को कम कर दिया। यानी सेठ का धंधा जरूरी है, पर्यावरण खराब होता है तो होता रहे। यानी जो बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था वही मामला सुप्रीम कोर्ट से भी निकला। इस मामले में भी चीफ जस्टिस BR गवई बेंच के मुखिया थे। यानी सीधे सीधे सेठ को लाभ हुआ, नुकसान हुआ किसको? पर्यावरण को, स्थानीय मछुआरों को, पब्लिक इंटरेस्ट की ऐसी की तैसी हुई। अब आप दर्शक बताइए कि अदालतें और उसकी पूरी व्यवस्था चलती तो जनता के पैसे से है और नाम भी है कि जनता के लिए है, लेकिन सवाल है कि जनता है कहाँ? क्या आए दिन खुलेआम सेठों के हित में आने वाले फैसले ये नहीं बता रहे और सवाल नहीं पैदा कर रहे कि क्या देश की न्यायपालिका, देश की अदालतें सेठों की अदालत बन गई हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।